नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद और प्रतिपक्ष। दोस्तों, आपको मालूम है मैंने हिंदी के लिए अलग से चैनल शुरू किया है और अगले 2 हफ्तों के बाद सिर्फ प्रतिवाद चैनल पर ही मेरे हिंदी वीडियो रहेंगे, प्रतिपक्ष पर नहीं रहेंगे। तो आज के विषय के ओर मैं मुड़ जाता हूँ। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, सरकार बन गई, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और बदला अगर कुछ है तो कांग्रेस की सीटें दुगुना हो गई, लेकिन 100 के पार नहीं जा सकी। और पहली बार राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष नेता विपक्ष के पद पर बैठने का फैसला किया। और एक बात थी, मैंने मराठी में इसका विवरण पहले से ही करके रखा है कि भले बीजेपी ने अपना बहुमत गंवाया है, 14 और 19 में बीजेपी अच्छी संख्या में जीती थी, 282 और 303 सीटें, यानी कि अकेले एक पार्टी का बहुमत बीजेपी ने हासिल किया था। लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री होते होते मोदी जी अपनी ही पार्टी का बहुमत गंवा बैठे और तीसरी बार चुनाव हारते हारते राहुल गांधी नेता विपक्ष बन गए। और जब वो विपक्ष के नेता बन गए और कांग्रेस की ताकत और सीटें बढ़ी, तब बीजेपी वाले बहुत नाराज थे, निराश थे। तो मैंने मराठी में एक वीडियो कर दिया, बनाया था कि ऊपरी ऊपरी हम ऊपर के ऊपर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि बीजेपी का बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं वैसा मानता नहीं, क्योंकि चुनावों का जो अभ्यास मेरा है उसमें मैं इसे नुकसान नहीं मानता, हाँ इशारा मानता हूं। क्योंकि बीजेपी का वोट परसेंट नहीं घटा है और बीजेपी की सीटें कम हुई है, कांग्रेस की बढ़ी है। तो ये सब जो नकारात्मकता चली थी, निगेटिविटी थी, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढना जरूरी है। अगर किसी भी पार्टी को बुरे नतीजों से निकलकर अच्छे भविष्य की ओर चलना है तो उनको पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ती है। नुकसान में, निगेटिव रिजल्ट में भी क्या पॉजिटिव है वो ढूंढना पड़ता है। कहीं हम देखते हैं कहीं अर्थक्वेक हो जाता है, भूकंप हो जाता है, तो बड़े बड़े मकान गिर जाते हैं, इमारतें गिर जाती है, सब मलबा तैयार हो जाता है, कुछ लोग मर भी जाते हैं। लेकिन उसमें से जो बचते हैं वो शुरुआत कहां से करते हैं? वो आत्महत्या नहीं करते, वो जो कुछ बचा है उससे शुरुआत करते हैं और जो कुछ बचा है वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो उसको मैं पॉजिटिविटी मानता हूं। तो जो कुछ नुकसान लोकसभा नतीजों में बीजेपी का हो गया, उसमें फिर से उभरने की जगह कौन सी है, मुद्दे कौन से है, वो ढूंढना जरूरी होता है। और उसी वक्त मैंने बोल दिया था विश्लेषण करते हुए कि मराठी में, अर्थात वो वीडियो मराठी में था, तो मैंने कहा था कि जो नुकसान हुआ है उसमें भी फायदा हमें ढूंढना चाहिए। और वो फायदा ये है कि पिछले 10 साल से राहुल गांधी लगातार जो निगेटिविटी फैला रहे थे, वो निगेटिविटी वो और जोर शोर से फैलाएंगे। और पहली बार वो संवैधानिक पद पर बैठते हुए जो निगेटिविटी फैलाएंगे उसका बीजेपी के लिए पॉजिटिव फायदा हो सकता है। और अब उसके संकेत मिलना शुरू हो गए। आपको मालूम है कि अभी 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी नेता विपक्ष बन गए। और नेता विपक्ष ये सिर्फ एक विरोधी नेता नहीं होता, उसकी कोई संवैधानिक जिम्मेदारी होती है और वो जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं होता। जिस ढंग से बचकानी हरकतें राहुल गांधी करते हैं, वो बचकानी हरकतें नेता विपक्ष को शोभा देने वाली होती नहीं। और इसलिए अगर राहुल गांधी को सीरियस नहीं होना है तो जितनी बचकानी हरकतें राहुल गांधी करेंगे उतना ही
विपक्ष हास्यास्पद होता जाएगा, और कांग्रेस छोड़कर जो बाकी 125-150 एमपी है दूसरी पार्टियों के, उनको राहुल गांधी से अलग होना पड़ेगा। और यही बीजेपी के लिए पॉजिटिव चीज हो सकती है, पॉजिटिव मुद्दा हो सकता है। आपको मालूम है 2024 का चुनाव आते आते एक एक करके विरोधी दल लामबंद होते गए थे, इकट्ठा होते गए थे। इन्होंने इंडी अलायंस बनाई, लेकिन वो अच्छी ढंग से संगठित नहीं हो पाए, गठबंधन अच्छा नहीं हुआ, फिर जो सीटों का बंटवारा अच्छी तरह नहीं हो सका, और बीजेपी में जो उदासीनता थी उसका फायदा फिर भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन को मिल गया। इंडी गठबंधन या कांग्रेस की सीटें हम बढ़ती हुई देखते हैं, तो उसका कारण बीजेपी की उदासीनता है। लेकिन उससे उभरना है तो बीजेपी को फिर से संगठन की ओर तो देखना पड़ेगा ही, लेकिन उस पर एक बात और जरूरी होती है कि विपक्ष अगर गलतियां करता है तो उसका फायदा सत्ता पर पार्टी को मिलता है। यानी को बीजेपी के लिए कांग्रेस की गलतियां फायदेमंद हो सकती है। और जबकि राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े संवैधानिक नेता बनकर लोकसभा में बैठ गई है, तो ये गलतियां बार बार हो सकती है। और इसलिए चुनाव के नतीजे आने के बाद और राहुल गांधी नेता विपक्ष बनने के बाद मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि ये बीजेपी के लिए एक सकारात्मक कदम कांग्रेस ने उठाया है। आज तो मैं जो कुछ चल रहा है, बजट आया, बजट के पहले अधिवेशन शुरू हो गया लोकसभा का, तो जो हरकतें राहुल गांधी कर रहे हैं वो अच्छे संकेत है बीजेपी के लिए। क्योंकि जितना मजाकिया बर्ताव और बचकानी हरकतें राहुल गांधी करेंगे, उससे बाकी विपक्षी दल है जो गंभीरता से राजनीति करना चाहते हैं, भविष्य में चुनाव लड़कर जीतना चाहते हैं, अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए राहुल गांधी की बचकानी हरकतें एक बाधा बन जाएगी, रोड़ा बन जाएगा। और इसी कारण से आहिस्ते आहिस्ते जो इकट्ठा हुआ विपक्ष हम देख रहे हैं, जिनकी संख्या 236 इंडी अलायंस नाम से है, उनमें बिखराव शुरू हो सकता है। पहले एक तो बात सामने आ गई है, एक बात सामने आ गई है, नीति आयोग की बैठक थी, उस पर राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने बहिष्कार घोषित किया था। बिगर बीजेपी पार्टियों के जो मुख्यमंत्री है वो नीति आयोग पर बहिष्कार करेंगे, ये भूमिका उन्होंने उठाई थी। लेकिन ममता बनर्जी उनसे अलग हो गई और नीति आयोग के बैठक में पहुंच गई। तो ये सबसे अच्छा संकेत है बीजेपी के लिए कि आहिस्ते 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 विपक्ष में बिखराव होने की शुरुआत हो गई। पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्ष के पार्टियों को अगर अच्छी सीटें मिली है तो उसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई था, तो भले अच्छा गठबंधन ना हो, फिर भी विरोधी खेमे में जो दल है उन्होंने इंडी अलायंस बनाकर इकट्ठा लड़ने की कोशिश की। महाराष्ट्र में, यूपी में या बिहार में हो, बहुत सारी राज्यों में विरोधी दल इकट्ठा होकर अच्छा सीट का बंटवारा हो गया, वहां उनको फायदा मिल गया। उत्तर प्रदेश में 80 में से 64 सीटें अखिलेश लड़े, 16 सीटें कांग्रेस को दे दी, उसका फायदा कांग्रेस को भी मिला। जिस कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट थी उनकी 6 सीटें हो गई, जिस अखिलेश के पास, समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 5 सीटें थी, उनकी 32 सीटें बढ़ गई। तो एक बात है कि भले अच्छा गठबंधन, तगड़ा गठबंधन ना हो, फिर भी विपक्ष की एकजुट अच्छी हो गई थी। और जब तक विपक्ष की एकजुट अच्छी होती है तब तक सत्ता में बैठे दल के लिए एक चैलेंज होता है। और इसीलिए कहा जा रहा था शुरू से, नतीजे आने के बाद
बार बार बोला जाता था कि अब मोदी के लिए सरकार चलाना आसान बात नहीं होगी, सरकार बनाना भी आसान बात नहीं होगी। आपको याद होगा कि चुनाव के नतीजे आने के बाद इमीडिएटली कांग्रेस सरकार बनाने की कोशिश में लगी थी, क्योंकि बीजेपी ने अपना बहुमत खोया था। एनडीए को बहुमत मिला था, लेकिन बीजेपी को अकेला का बहुमत नहीं मिला था, सिंगल पार्टी मेजोरिटी नहीं मिली थी, खोई थी। तो शायद एनडीए में बैठे दल जो है वो उद्धव ठाकरे बनकर इंडिया अलायंस के साथ आ जाए, तो बिगर बीजेपी की या मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ सरकार बना सकते हैं, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बन सकती है, ऐसी आशा थी। नीतीश कुमार और नायडू, ये दो पार्टियां ऐसी है कि इनके कारण ही एनडीए के पास एक अच्छा तगड़ा बहुमत है। अगर ये लोग, यानी नीतीश और नायडू, ये दो नेताओं के दल अगर बीजेपी से दगाबाजी करेंगे और कांग्रेस को आकर मिलेंगे, तो शायद उनकी सरकार बन सकती थी। लेकिन शुरू में ही बाजी पलट गई, क्योंकि बीजेपी ने दौड़ धूप नहीं की और नीतीश और नायडू कांग्रेस के साथ जाने के लिए राजी नहीं हुए। तो कांग्रेस ने सरकार बनाने की आइडिया ही छोड़ दी, क्योंकि जो इंडिया अलायंस में 236 सीटें दिखाई देते हैं, उसमें से सभी लोगों का एक अच्छा गठबंधन भी नहीं था। और गठबंधन नहीं था, इसलिए वो आज भी सर्वाइव हुआ है। अगर सत्ता का मामला आ जाता तो इमीडिएटली इंडिया अलायंस में, विपक्ष में बिखराव शुरू हो जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। इसीलिए सब लोगों को लगता था कि मोदी के लिए चुनाव हारे हैं, तो मोदी के लिए सरकार बनाना और चलाना मुश्किल होगा। तो सरकार बनाना तो मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि जो बड़े दल थे नीतीश के और नायडू के, वो तो कांग्रेस का अनुभव लेकर आए, फिर से कांग्रेस के साथ जाने की गलती नहीं करना चाहते थे, तो वो रुक गए। और इनको साथ लेकर अपनी ही तरीके से मैं सरकार चलाऊंगा, ये मोदी जी ने सरकार बनाते ही दिखा दिया। क्योंकि पहले ही दिन जब शपथ विधि हुआ, उसी दिन मोदी ने पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बना दिया, मंत्री परिषद बना दी। बाद में उसका एक्सपेंशन होगा ये बात कही ही नहीं, डायरेक्टली 72 लोगों को मिनिस्टर बनाया, और उसमें से 60 लोग बीजेपी के ही है। मतलब साफ था, अगर मित्र दलों को बीजेपी के साथ सरकार में रहना है, तो बीजेपी के इच्छा अनुसार ही सरकार चलेगी और रहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक बात थी कि सरकार बन गई तो बीजेपी को हम हरा नहीं पाए, इस कारण से विपक्ष के जितने दल थे उनको साथ में रहना पड़ा। और आज भी वो साथ है, ये दिखाना चाहते हैं, दिखाने की कोशिश में लगे हुए। और सिर्फ जो चुनाव लड़ते ऐसे ही दल नहीं, कांग्रेस की और विपक्ष की बीजेपी के खिलाफ एक इकोसिस्टम है। जो कलाकार है, जो खुद को पत्रकार मानते हैं, बुद्धिजीवी मानते हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे लोग, ये कांग्रेस की इकोसिस्टम है, बुद्धिजीवी है। वो भी मोदी के खिलाफ है, इसलिए कांग्रेस के साथ है। तो ऐसे लोग कब तक कांग्रेस का और राहुल का बचाव पेश कर सकते हैं, इस पर सवालिया निशान है। क्योंकि आज तक राहुल गांधी कोई संवैधानिक पद पर नहीं थे, अब वो पहुंचे हैं, तो एक प्रॉब्लम है, उनको संवैधानिक पद की जो गरिमा होती है वो संभालनी पड़ेगी। चौकीदार चोर है या ऐसे कोई जो टैगलाइन बनाते हैं, घोषणा देते हैं, स्लोगन देते हैं, ऐसा विरोधी नेता पद है जो है, वो चल नहीं सकता। जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में जो बात करेंगे
वो प्रचार सभा की बात नहीं चलेगी, मुद्दों पर बोलना पड़ेगा। और पहले ही अधिवेशन में, बजट के बाद जो राहुल गांधी का भाषण हो गया, तो उसमें ही राहुल गांधी ने अपने समर्थकों को झलक दिखा दी, अब तो मैं संवैधानिक पद पर हूं, और संवैधानिक पद पर बैठकर भी मैं बहुत सारी बचकानी हरकतें करूंगा, और आपको या तो उसका समर्थन करना पड़ेगा या तो विरोधी बोलना पड़ेगा। और आहिस्ते आहिस्ते एक एक करके जो इनके समर्थक बुद्धिजीवी है, खुद को लिबरल सेक्युलर मानते हैं, ऐसे पत्रकार, संपादक, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, इनको राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। भले वो मोदी के साथ खड़े ना हो, वो मोदी के खिलाफ रहे, फिर भी जिस ढंग से पिछले 10 सालों में ये लोग राहुल गांधी की बचकानी हरकत का समर्थन करते रहे, उससे उनको हटना पड़ेगा। जिस ढंग की पदयात्रा राहुल ने निकाली थी, वो तो गांधी जी की पदयात्रा का मजाक था, फिर भी ये लोग उसका समर्थन करते रहे। लेकिन जब मामला संवैधानिक हो जाता है, तो उसका समर्थन करना मुश्किल हो जाएगा। भानु प्रताप मेहता नाम के पत्रकार है, बुद्धिजीवी है, विचारवंत है। उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में आर्टिकल लिखकर राहुल गांधी कितनी बचकानी हरकतें करते, इस पर लिख दिया है। और भानु प्रताप मेहता कोई सामान्य पत्रकार या बुद्धिजीवी नहीं है। पिछले 10 सालों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी कांग्रेस का समर्थन करते हुए हमेशा मोदी के खिलाफ बोलने वाले, लिखने वाले एक लेखक है। और उनको बजट सेशन में राहुल गांधी ने जो हरकतें की, उसके बाद खुद को शर्म होने लगने लगी कि भाई मैं ऐसे इंसान का समर्थन करूंगा। छोटा बच्चा भी जो बात समझ सकता है, वो अगर राहुल गांधी नहीं समझ सकते, तो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। और उनको पहले ही लोकसभा अधिवेशन के बाद राहुल गांधी की बचकानी बचकाना हरकतें जो है, उस पर लिखना बाध्य हो गया। और ये बाध्य किया है खुद राहुल गांधी ने। और इसलिए जो मैंने बोला था कि राहुल गांधी संवैधानिक पद पर आ गए, ये बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव कदम है जो राहुल गांधी ने उठाया है। और इसलिए मैं मानता हूं कि एक तरीके से राहुल गांधी खुद मोदी सरकार पर प्रसन्न हुए, मोदी सरकार को वरदान देने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। ये पहला शायद उदाहरण है कि उनके अच्छे, भले और बुद्धिजीवी समर्थक खुद आर्टिकल लिखकर और मुद्दे मुद्दे पर राहुल गांधी कितनी बचकानी हरकतें कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। ये बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है, बड़ा अच्छा सिग्नल है। और यही तो मेरी भविष्यवाणी थी कि भले बीजेपी ने अपना बहुमत खोया है, लेकिन नतीजे आने के बाद और सरकार बनने के बाद एक पहला पॉजिटिव कुछ हो गया है। तो राहुल गांधी नेता विपक्ष बन गए, ये बीजेपी के लिए अच्छा पॉजिटिव संकेत है। और राहुल गांधी ने वो बात सच करके दिखाई। भानु प्रताप मेहता का ये जो आर्टिकल है, ये मेरे ख्याल से शुरुआत है। क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते इनकी जो इकोसिस्टम है, कांग्रेस का बचाव पेश करने वाली, राहुल की जो बचकानी हरकत है उसका समर्थन करने वाली, उनको हटना पड़ेगा। वो मोदी के समर्थन में ना आए, लेकिन राहुल का साथ उनको छोड़ना पड़ेगा। और वही तो विरोधी दलों के एकजुट की, गठबंधन के बिखराव की शुरुआत होगी। और इसलिए मैं मानता हूं कि राहुल गांधी नेता विपक्ष बन गए, ये एक तरीके से मोदी के लिए, मोदी सरकार और बीजेपी के लिए वरदान साबित हो सकता है। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर यह वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।